हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है आपके एलटी ग्रेड मेंस राइटिंग एग्ज़ाम के लिए वो है कॉलोनियल लिटरेचर। पिछले सेशंस में हमने पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को डिस्कस किया है। उसका वीडियो और प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब चैनल पर हमारे फॉर्चुनेटिव इंग्लिश क्लासेस में मौजूद है और पीडीएफ अगर आप कहेंगे तो वो आपको टेलीग्राम में ऑलरेडी पहुंचाई जा चुकी है। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉलोनियल लिटरेचर, इसकी भी पीडीएफ जो है वो आपको भेज दी गई है। कहाँ पे? आपके टेलीग्राम में। जो पिछली वाली पीडीएफ है उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म और कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर वो तीनों एक साथ हैं एक ही पीडीएफ में। और ये जो इंट्रोडक्शन वाली पीडीएफ है ये वीडियो के जस्ट बनाने से पहले या लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले आपको टेलीग्राम में सेंड कर दी गई है। वहाँ से आप आसानी से उसको ले सकते हैं और उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसको पढ़िए और फिर बाद में लेक्चर को सुनिए, वीडियो को देखिए, तो आपकी तैयारी फिर और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों को अभी मेहरुन्निसा जी का मैसेज आया था कि उनको बुक चाहिए डॉक्टर रंजीत सर की। तो देखिए, आप इसको अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हैं और रूपम पब्लिशर उनसे भी कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। ठीक है, वो यूपी में ही है, हरदोई में इनका पब्लिशिंग हाउस है, जहाँ से ये डॉक्टर रंजीत सर की लगभग सारी किताबें वहीं से पब्लिश होती हैं। तो आप वहाँ से भी मंगा सकती हैं। ठीक है। और रही बात तो सिलेबस की कि ये इनफ है या नहीं है, देखिए क्या है कि जो भी बुक में मटेरियल है डॉक्टर रंजीत सर की वो भी आपको अपन कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे अपने लास्ट तक। और उसके साथ साथ कुछ और रिसोर्सेज हैं जिनसे मदद ली जाएगी आपके सिलेबस को और अच्छा परफेक्ट बनाने के लिए। तो आप चाहें बिल्कुल बिना सोचे समझे डॉक्टर रंजीत सर की बुक ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी जो मुझे कमी लगी या हमें जो कमी लगी, इसमें क्रिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो कम दिए हैं। थोड़ा सा उनको फोकस इसमें और करना चाहिए था। और ये भी हो सकता है कि ये क्योंकि पहला एडिशन है, अगले एडिशन में हमें वो देखने को मिले। अगर रंजीत सर हमारी बात सुन रहे हैं तो उनके लिए सजेशन है। खैर अभी हम इतने बड़े नहीं है कि उनको सजेशन दें, लेकिन अगर सिलेबस में नज़र डालें तो उसमें क्रिटिकल क्वेश्चंस की भी संभावना है आने की। तो सर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आने वाले एडिशन में उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कॉलोनियल लिटरेचर। इंट्रोडक्शन देख लीजिए। कॉलोनियल लिटरेचर ये क्या है? देखिए, वो सारा लिटरेचर जो कॉलोनियल टाइम पीरियड में, यानी जब एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के बहुत सारे देश उपनिवेशवाद के चंगुल में, पंजे में जकड़े हुए थे, उस पूरे पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। उस पीरियड के दौरान जो लिटरेचर लिखा गया उसको कॉलोनियल लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है। उसमें क्या दिखाया गया है, बहुत कम शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जो कॉलोनाइज़र थे, जो कब्ज़ा करने वाले थे, उनको सुप्रीम बताया गया है या सुपीरियर बताया गया है, और जिन पर कब्ज़ा किया गया, जो कॉलोनाइज्ड हैं, उनको क्या बताया गया? इन्फीरियर बताया गया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा पूरा इसका जो आपको वर्क देखने को मिलेंगे उनमें बस यही है। जैसे आपको बताया जाए, एक वर्क है द वाइट मैन्स बर्डन, टाइटल से ही आप समझ रहे होंगे। तो इसमें बस यही बताया है कि हम कब्ज़ा कोई अपने मन से थोड़े कर रहे हैं या हमारा उसमें कोई फ़ायदा थोड़े है। वो तो हमारे ऊपर एक बोझ लाद दिया है प्रकृति ने। ये नेचुरल बर्डन है कि हम जो है जा कर के इंडिजीनियस लोगों को, यानी जो सैवेज हैं, हम्बल हैं, सिविलाइज्ड हैं, उनको जा कर के सिविलाइज करें। ये बर्डन है हमारा। ये अपने आप को दिखाते थे और ये कहते थे कि ये नोबल कॉज है। कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें गुलाम बनाना हमारा शौक़ है, ये तुम्हारे हक में है और ये नोबल कॉज जिसके लिए हम लगे हुए हैं। हम तकलीफ़ें झेल रहे हैं, तुम तकलीफ़ नहीं झेल रहे। उल्टी बात थी। अभी हम क्वेश्चंस में और डिस्कस करेंगे इसको। तो ये इसका छोटा सा बैकग्राउंड था, इसको ध्यान में रखिएगा। तो रिफर्स टू द बॉडी वर्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के दौरान जो भी वर्क आए उन सभी को कॉलोनियल लिटरेचर में रखा जाता है। बाई इंपीरियल पावर्स, इंपीरियल पावर्स के द्वारा। रूल बाई, रूल कौन कर रहा था? इंपीरियल पावर जो थे, सच एज जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, और कौन है, हाँ, ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका।
एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के अलग अलग भागों में ये जो अपनी कॉलोनीज बनाए हुए थे, लोगों को गुलाम बनाना, उनको लूट लेना, उनकी जो भी संस्कृति है उसको बर्बाद कर देना, ये सब इनका उद्देश्य था। कहें कुछ भी ये, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो कॉलोनाइज्ड है ना, कॉलोनाइज्ड जो थे लोग, वो उन्होंने फिर लिखा है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में, तो उनमें सारी बातें खुल के आती हैं कि इन्होंने कहाँ पे क्या क्या किया है। एंड द कैरिबियन, और कैरिबियन एरियाज में भी, जिसको हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। दिस लिटरेचर, ये जो लिटरेचर है, ऑफन रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है पर्सपेक्टिव्स, ऐसे पर्सपेक्टिव्स को या आइडियोलॉजीज़ को या कल्चर को, अजम्पशंस ऑफ कॉलोनाइजर्स, जो कॉलोनाइजर के असम्पशन पर बेस्ड है। मतलब जो कॉलोनाइज मानते थे वही उन्होंने लिखा है बस, और कुछ नहीं। एंड डॉक्यूमेंट्स देयर एक्सपीरियंसेस, और उन्होंने उनके एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट किया है, उसमें भी बहुत सारा झूठ होगा। एनकाउंटर्स, उनके एनकाउंटर्स को, एंड डोमिनेंस ओवर कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज़। इनकाउंटर के यहाँ दो मतलब हो सकते हैं कि तो इनकाउंटर जो पुलिस करती है, एक इनकाउंटर होता है सामना होना, मतलब उन्होंने जो महसूस किया, जिन जिन घटनाओं से उनका सामना हुआ, वो सब। एंड डोमिनेंस ओवर कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज़, और डोमिनेंस, उनके डोमिनेंस को दिखाता है कॉलोनाइज्ड सोसाइटी पर। ठीक, तो ये इसकी विशेषता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इसकी? कॉलोनियल लिटरेचर टिपिकली एम्फसाइजेज, जो कॉलोनियल लिटरेचर है वो टिपिकली एम्फसाइज करता है थीम्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन की थीम को। कंक्वेस्ट, एक्सप्लोरेशन मतलब खोज हो गई, कंक्वेस्ट मतलब जीत। सिविलाइजिंग मिशंस, और सिविलाइजिंग मिशन को भी, कि हम दुनिया में जा करके, इतनी दूर सफ़र करके, अपने को तकलीफ दे करके क्या कर रहे हैं, दुनिया को सिविलाइज बना रहे हैं। ये काफ़ी सिविलाइज थे बेचारे। ये ऐसे सिविलाइज थे कि पूरे पूरे गांव को जिंदा जला देते थे। ये ऐसे सिविलाइज थे कि जो इनकी बात नहीं मानता था उसको सरेआम फांसी पे लटका देते थे। ये ऐसे सिविलाइज्ड थे जो अपने यहाँ के राजाओं को बिहेडेड कर देते थे। ये ऐसे सिविलाइज्ड थे जो अपने यहाँ काले लोगों के साथ बर्बरता करते थे। ये ऐसे सिविलाइज्ड थे। इट ऑफन पोर्ट्रेज कॉलोनाइज्ड पीपल, ये कॉलोनाइज्ड पीपल को कैसे अदर्स बताते थे कि ये तीसरी दुनिया के लोग हैं। अनसिविलाइज्ड बताते थे, प्राइमेटिव बताते थे। प्राइमेटिव मतलब जंगली, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल शुरुआती दौर के, पाषाण काल, बल्कि आप कहिए पाषाण काल में ले चलिए, वहाँ के मानते थे। एग्जोटिक और विदेशी, एग्जोटिक मतलब बाहरी या विदेशी। वाइल प्रेजेंटिंग द कॉलोनाइजर, जबकि जो कॉलोनाइजर थे, जो कब्जा करने वाले थे, उनको रेशनल, तार्किक बताते थे, सुपीरियर और मोरली जस्टिफाइड, और उसको नैतिक रूप से जस्टिफाइड भी बताते थे कि इन रूलिंग ओवर देम, की जो ये रूल कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल जस्टिफाई है भाई, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है ये। द लैंग्वेज यूज्ड इज मोस्टली दैट ऑफ द इम्पीरियल पावर, जो लैंग्वेज होती थी वो वही होती जो इम्पीरियल पावर यूज़ किया करते थे। एंड इंडिजीनस वॉइसेस आर ईदर साइलेंस्ड, और जो इंडिजीनस, जो उनके ग़ुलाम होते थे, उनकी जो आवाज़ें थी, या तो उनको साइलेंस, शांत कर दिया जाता था मार के, उनको गायब करके, मिस रिप्रेजेंटेड, या फिर उनको मिस रिप्रेजेंट किया जाता था। चिनुआ अचेबे का वर्क है आपका जो अपने इसमें है, थिंग्स फॉल अपार्ट, एक एक बात क्लियर करता है वो। मेनी कॉलोनियल टेक्स्ट, बहुत सारे कॉलोनियल जो टेक्स्ट हैं, सर्व्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एम्पायर, वो एम्पायर के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे पेश किए जाते हैं या मौजूद है। रेनफोर्सिंग इम्पीरियल आइडियोलॉजी, जो इम्पीरियल आइडियोलॉजी को रेनफोर्स करते हैं। जस्टिफाइंग कॉलोनाइजेशन, और कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करते हैं। चलिए, बहुत सारी इनको तर्क दिए जा सकते हैं, इनको समझाया जा सकता है, लेकिन ठीक है, अभी अपना जितना सिलेबस उतना कवर करिए, फिर कभी अपन अगर कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल पर बात करेंगे तो फिर इतिहास की भी बात करेंगे, क्या इन्होंने मक्कारियाँ की हैं। कॉलोनियल लिटरेचर इंक्लूड्स ट्रेवलॉग्स, कॉलोनियल लिटरेचर में ट्रेवलॉग भी है, मतलब कोई चला यात्री इंग्लैंड से, वो एशिया आया, भारत आया, बर्मा गया, आसपास अफ़गानिस्तान चला गया, इन जगहों पर जा कर के उसने जो देखा वो लिखा, वो ट्रेवल लॉग हो गए। या वो अफ्रीका चला गया, जर्नल्स इसमें मिलेंगे आपको, मेमोयर्स मिलेंगे, हिस्टोरिकल अकाउंट्स भी मिलेंगे, मिशनरी नरेटिव्स भी मिलेंगे, एडवेंचर स्टोरीज भी मिलेंगी, या नॉवेल्स, और नॉवेल भी दिखाई देंगे। लेकिन सबकी थीम क्या होगी? कॉलोनाइजर्स आर सुपीरियर एंड द कॉलोनाइज्ड आर इन्फीरियर।
दीज वर्क्स ऑफन ब्लर्ड फैक्ट एंड फिक्शन, इनका वर्क्स ने क्या किया है, ब्लर्ड, बर्बाद कर दिया है फैक्ट और फिक्शन दोनों को। मतलब वो ब्लर तो वैसे धूमिल करना होता है कि आपके सामने कोई चीज़ हो उसको ब्लर कर दिया जाए तो पूरी आपको समझ नहीं आएगी, वही किया था इन्होंने। ब्लेंडिंग रियल एनकाउंटर्स विथ इमेजिनेटिव एक्सेजरेशंस, क्योंकि ये ब्लेंड करते थे रियल एनकाउंटर्स को इमेजिनेटिव एग्जेजरेशन के साथ, कल्पना भी शामिल है, एक्सेजरेशन भी शामिल है उस रियलिटी में। सम फेमस एग्जाम्पल्स, कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं, रोडियार्ड किपलिंग्स जो वर्क है, किम, डेनियल डेफो का वर्क है, रॉबिन्सन क्रूसो, जोसेफ कनरॉड, हम यही सोच रहे थे कि ये क्यों नहीं आया अभी तक, हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये अफ्रीका के ऊपर लिखा है इन्होंने। तो कुछ वर्क हैं चुनिंदा, इनको ध्यान में रखेंगे। रोडियार्ड किपलिंग का कौन सा वर्क है, किम, डेनियल डेफो का कौन सा वर्क है, रॉबिन्सन क्रूसो, और जोसेफ कॉनराड्स का वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस। ठीक है। दीज टेक्स्ट रिवील नॉट ओनली द एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनाइजर, ये जो वर्क है ना सिर्फ कॉलोनाइजर के अनुभवों के टेक्स्ट को नहीं, वो अनुभवों को सिर्फ नहीं साझा करते हैं, बट आल्सो दियर एटीट्यूड्स टुवर्ड द नेटिव पॉपुलेशंस, उनके एटीट्यूड को भी दिखाता है नेटिव पॉपुलेशन की तरफ। इसमें भी बहुत सारा झूठ बताया होगा इन्होंने, है ना, कि अगर 10-20 किसान हैं, उनकी इन्होंने ज़मीन खरीद ली, वहाँ कोठी बना ली, उसमें भी ये तर्क दे देंगे कि अरे हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, अगर 10-20 परिवार मर भी गए तो क्या हुआ, है ना, ये सब। उफ, बहुत ख़राब दौर रहा है पूरा कॉलोनियल जो रूल रहा है, अब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो जो मेजर थीम्स हैं उनकी बात करते हैं। मेजर कंट्रोल, पावर एंड कंट्रोल, सॉरी। कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन एक्सप्लोर्स पावर डायनेमिक्स, ये पावर डायनेमिक्स को दिखाता है बिटवीन कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड, शोइंग हाउ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंट्रोल वाज जस्टिफाइड थ्रू कल्चरल सुपीरियरिटी, और ये दिखाते हुए कि कैसे पॉलिटिकल और मिलिट्री जो कंट्रोल है वो जस्टिफाई होता है किसके थ्रू, कल्चरल सुपीरियरिटी के थ्रू। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है वो तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, इसलिए हम जो तुम पर नियंत्रण या राज कर रहे हैं ना वो तुम्हारे लिए अच्छा है, और इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हम ये तुम्हारे लिए तकलीफ उठा रहे हैं कि तुम भी इंसान बन जाओ। बहुत मक्कार लोग थे, ज़बरदस्त मक्कार थे ये। चलिए अगला देखेंगे क्या है इनकी थीम, रेशियल एंड सॉरी रेसिज्म एंड स्टीरियोटाइपिंग। नेटिव पीपल वर ऑफन डिपिक्टेड एज सेवेजेस, जो नेटिव लोग थे वो कैसे, सेवेजेस, जंगली, असभ्य, इसकी तरह ट्रीट किए जाते थे, दिखाए जाते थे, इन्फीरियर्स दिखाए जाते थे, रेनफोर्सिंग रेशियल हेरारकीज, जिन पर जो है रेशियल हेरारकी थोप दी गई है। कल्चरल इनकाउंटर एंड कन्फ्लिक्ट, कल्चरल सांस्कृतिक इनकाउंटर मतलब उन संस्कृतियों का मिलना और उसमें संघर्ष का होना। दीज वर्क्स रिवील टेंशन, ये जो वर्क थे ये रिवील करते थे टेंशन को बिटवीन इंडिजीनियस कल्चर्स, इंडिजीनियस जिसको कहते थे ये संस्कृतियों को, इम्पोज्ड वेस्टर्न वैल्यूज़, और जो उन पर थोप दी गई थी वेस्टर्न वैल्यूज़, उनके बीच में टेंशन और संघर्ष को दिखाया। सिविलाइजिंग मिशन भी वही बात जो भी बताई आपको। द आइडिया दैट कॉलोनाइजर्स वर ब्रिंगिंग सिविलाइजेशन, ये विचार के कॉलोनाइजर क्या लेके आते हैं, सिविलाइजेशन। धूर्तता है इस बात को मानना, फूलिशनेस है। क्यों, चाइना, इंडिया और आपका यूनान, वो तो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है, चीन उसके बाद ले लीजिए, फिर उसके बाद अपना इंडिया ले लीजिए, हम लोगों के पास ऐसी संस्कृति थी कि जिसके सामने ये ज़र्रा बराबर नहीं है आज भी। अब देखिए वहाँ पर इनके फैमिली वैल्यू सिस्टम का क्या हाल हो रखा है, ये देखिए जाके वहाँ पर रोज़गार का क्या हाल है, सोसाइटी का क्या हाल है, कितनी फूहड़ता बेशर्मी सब फैली हुई है वहाँ, कैसे माँ बाप गुजारा करते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके पिता कौन है। दे आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन इवन दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। आपको एक बड़ी अच्छी बात ध्यान में आई कि इनका एक राष्ट्रपति था अमेरिका का, उसने एक बार कहा था, बिल क्लिंटन नाम है उसका, पूर्व राष्ट्रपति, कि बहुत
वो समय वो दूर नहीं है, द टाइम इज़ नॉट वेरी फार अवे कि व्हेन आवर जनरेशन्स वर बेस्ड ऑन बास्टर्ड्स। उसको सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा नेट पे कि क्लिंटन ने ये बात कही थी कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उसमें ज़्यादातर बास्टर्ड होंगे। बास्टर्ड मतलब नाजायज़, बॉर्न विदाउट वेडलॉक, मतलब ऐसे बच्चे जो बिना शादी के जन्म लिए, यानी अनफेयर रिलेशन से। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन इज एन आयरनी, नथिंग अबाउट इट, विदाउट इट, नथिंग बट इट। तो क्रिश्चियनिटी and progress to uncivilized lands appears repeatedly। Christianity and progress, Christianity को भी ये लेकर के जाते थे। and progress to uncivilized lands, और uncivilized असभ्य दुनिया तक ये प्रोग्रेस को भी लेकर के जाते थे। appears repeatedly, यही बातें बस दिखाई गई हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये कर दिया। अभी आप एक अपने इंडिया के ही हैं वो शशि थरूर, उन्होंने एक बुक लिखी है द एरा ऑफ डार्कनेस, उसको आप पढ़ लीजिए, बता देगा, पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कॉलोनाइजर्स की, क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया इन्होंने। क्या है वो, द एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस बाई शशि थरूर। उसका भी नाम यहाँ मेंशन होना चाहिए वर्क में। ठीक है, ये हो गया एक्सप्लोरेशन एंड एक्सोटिज्म। जो कॉलोनाइज्ड लैंड्स आर फ्रिक्वेंटली पोर्ट्रेट, कॉलोनाइज्ड लैंड्स को किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं ये अपने वर्क में, मिस्टीरियस, रहस्यमय, अजीब सी थी, डेंजरस, खतरनाक, एग्जोटिक, विदेशी जगहें, अराउजिंग बोथ फियर एंड फैसिनेशन, जिनसे डर भी उत्पन्न होता था और फैसिनेशन भी, अचंभा भी। अच्छा चलिए, तो ये देखिए 5 थीम हो गई इनकी। पहली थीम है आपकी पावर एंड कंट्रोल, दूसरी है रेसिज्म एंड स्टीरियोटाइपिंग, अगली है कल्चरल इनकाउंटर एंड कन्फ्लिक्ट, अगली है जो थीम है वो है सिविलाइजिंग मिशन और एक्सप्लोरेशन एंड एक्सोटिज्म। ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। कुछ नहीं, सिर्फ बड़बोलापन है इनका, जो आज भी यही बड़बोलापन इनको इनको और इनकी सोसाइटी को खा गया है। भाई आप किसी भी इलिटरेट से लिटरेट सोसाइटी में चले जाइए ना, तो वहाँ पर भी ये बास्टर्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा जो वहाँ का राष्ट्रपति खुद अपने मुंह से कहता है। हाँ, एक और चीज़ देखिए, बड़ी अच्छी ध्यान आई, वहाँ जो आपको स्कूल में फॉर्म मिलेंगे ना, उसमें उसको सर्च करिएगा तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर माँ का नाम है, पिता का नाम मेंशन ही नहीं है, मतलब पिता वाला कॉलम ही नहीं है। क्यों? पता ही नहीं है कि पिता कौन है, किसको मेंशन करें। तो बच्चे का नाम, माँ का नाम, क्योंकि अक्सर बच्चे माँ के पास ही रहते हैं, पिता का कॉलम ही नहीं है वहाँ पे। और ये इस दौर की बात है, ये उस दौर की बात नहीं कि 400-500 साल पहले की बात करेंगे, ठीक है तब थे तब थे, अब तो नहीं है, ये अभी की बात है, प्रेजेंट में। और अपने यहाँ ना तब थी ना आज है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी civilizations of the west and the east. They are full of darkness and we are full of light. और वैसे भी अपन एक बात जानते ही हैं, बड़ा अच्छा एक नेचुरल फिनोमेना है ये, कि सूरज जो सबको रोशनी देता है वो आखिर में जा कर के मगरब वेस्ट में डूब जाता है। इससे भी आप समझ सकते हैं। चलिए, तो अब अपन इसके क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। ठीक है भाई, इसको देखिए पहले पढ़ लेंगे अच्छे से। जब ये चीज़ें छोटी छोटी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ना, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जो कॉलोनियल लिटरेचर है, ये उस समय का लिटरेचर है जब अंग्रेज़ या पोर्चुगीज़ या फ्रेंच या स्पेनिश, इन सभी ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों को गुलाम बना रखा था, उनको कॉलोनी बना रखा था। उस समय को जो भी डेडिकेटेड वर्क हैं या उस समय जो लिखे गए हैं वो सारे आपके कॉलोनियल लिटरेचर में आएंगे। ठीक, अगली बात, थीम क्या है मेजर, कॉलोनाइजर्स आर सुपीरियर और जो कॉलोनाइज्ड हैं आर इन्फीरियर। बस उसी में उनकी संस्कृति को इन्फीरियर दिखाया, उनकी सोसाइटी को भी इन्फीरियर दिखा दिया, उनके रहने सहने के ढंग को भी इन्फीरियर, वो सारी चीज़ें उसी में निकल करके आ जाएंगी। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे अपन। यहाँ से शुरू होते हैं हमारे क्वेश्चन और आंसर्स। पहला ही क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल लिटरेचर। कॉलोनियल लिटरेचर की विशेषताएं क्या थी वो बतानी है। अभी अपन पढ़ के आए हैं, उसी को एलेबोरेट कर देंगे। चलिए देखते हैं। Colonial literature is the body of text produced during the age of European imperialism in Africa, Australia and America। कह रहे हैं कि जो आपका कॉलोनियल लिटरेचर है ना, वो बॉडी ऑफ टेक्स्ट है प्रोड्यूस्ड, जिसे प्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग एज ऑफ यूरोपियन इंपीरियलिज्म के दौरान, चाहे वो अफ्रीका हो या एशिया हो या अमेरिका हो, यानी कॉलोनी जिस दौरान बनाई जा रही थी उस दौरान की बात है। इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो विशेषताएं हैं, रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कॉलोनाइजर्स। ये जो हैं ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, ये कॉलोनाइजर्स की आइडियोलॉजी को, उनकी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं बस। बाकी इनको दूसरों से मतलब ही नहीं है। उनको कह देंगे असभ्य हैं, ये तीसरी दुनिया के हैं, जंगली हैं ये। अच्छा आगे देखिए। फर्स्ट, पहले तो इट पोर्ट्रेज द कॉलोनाइज्ड पीपल एज अदर्स। ये कॉलोनाइज्ड पीपल को, गुलाम लोगों को पोर्ट्रे करते हैं अदर्स के तौर पे। ये और कोई है, हम में से नहीं है। एग्जॉटिक बताते हैं उन्हें, प्राइमेटिव बताते हैं उन्हें, अनसिविलाइज्ड बताते हैं, वाइल्ड। जबकि द कॉलोनाइजर इज शोन एज रेशनल, कॉलोनाइजर को रेशनल बताया गया है, मोरल बताया गया है एंड सुपीरियर बताया गया है। ठीक है। इन डेनियल डिफोज रॉबिन्सन क्रूसो, डेनियल डिफो की रॉबिन्सन क्रूसो में, जो कि 1719 में आया था वर्क, फ्राइडे इज डिपिक्टेड एज ओबीडियंट एंड इन्फीरियर। फ्राइडे जो कैरेक्टर है उसको ओबीडियंट और इन्फीरियर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। रेनफोर्सिंग रेशियल हेयरार्कीज, जिसके थ्रू वो रेशियल हेयरार्की को रेनफोर्स करते हैं। हेयरार्की मतलब सीढ़ी चढ़ती जा रही है, तो जो सबसे ऊंची कास्ट होगी, जिसको बाद में आपके हिटलर ने कहा था नाजी कि वी आर सुपीरियर एंड ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इन्फीरियर देन अस। ये वही बात है, ये हेरारकी है कि सबसे पहले, अच्छा अपने यहाँ देख लीजिए, सबसे ऊपर जैसे ब्राह्मण हैं, फिर कौन है, क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं, तो ये हेयरार्की कहलाएगी। ठीक है। हायरार्की भी इसको पढ़ते हैं। हायरार्की ये होती है ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है भाई। चलिए सेकंड, मेनी वर्क्स जस्टिफाई, बहुत सारे वर्क हैं जो जस्टिफाई करते हैं सिविलाइजिंग मिशन को, कि नहीं भाई ये तो अगर हम ना जाते तो अभी तक जो है पत्ते बांध रहे होते या पेड़ों की छाल से अपने बदन को ढक रहे होते। ये बताएंगे ये लोग। क्लेमिंग कॉलोनाइजेशन ब्रॉड प्रोग्रेस, क्लेम करते हैं कि कॉलोनाइजेशन से प्रगति आई। क्या प्रगति आई? जब अंग्रेज़ आए थे यहाँ, उस समय भारत की जो जीडीपी थी वो 25 से 30% थी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, 25 से 30%। और जिस समय गए हैं तो बस 2 पॉइंट समथिंग रह गई थी। इज दिस द प्रोग्रेस? ना, दिस इज नॉट, मेयर फॉली एंड नथिंग एल्स। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अभी भी वही कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी एंड ऑर्डर, कहते हैं कि प्रोग्रेस आई, हम क्रिश्चियनिटी ले आए तुम्हारे लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, और ऑर्डर भी लेके आए, व्यवस्था लेके आए। रुडयार्ड किपलिंग का जो वर्क है किम, जो 1901 में है, सेलिब्रेट्स ब्रिटिश रूल, उससे ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करता है इन इंडिया, भारत में। एंड ट्रीट्स एम्पायर एज ए नोबल कॉज, और एम्पायर को एक नोबल कॉज कहता है कि तुम्हारे उद्धार के लिए भाई ये नोबल कॉज है। हम तकलीफ़ में, तुम कहते हो कि हम तकलीफ़ में हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ बहुत कहते हैं कि तकलीफ़ होती होगी जब बदलाव होता है, तो ये भी एक बहाना हो सकता है। अच्छा थर्ड क्या है? कॉलोनियल टेक्स्ट आर ऑफन फिल्ड विद द एक्सप्लेनेशन एंड एक्सोटिज्म। ये जो आपका टेक्स्ट है कॉलोनियल, ये आपका एक्सप्लोरेशन से भरा हुआ होगा एंड एक्सोटिज्म, और अनजानेपन से कह दीजिए। एक्जोटिक वैसे विदेशी होता है, बाहरीपन कह दीजिए। जोसेफ कॉनराड का जो वर्क है, कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899 का, पोर्ट्रेज अफ्रीका एज अ डार्क, वो अफ्रीका को एज अ डार्क मिस्टीरियस लैंड कहता है। रिफ्लेक्टिंग बोथ फैसिनेशन एंड फियर ऑफ अननोन, जो डर भी और फैसिनेशन भी, ये दोनों को क्या करता है, व्यक्त करता है। अभी एक
बर्किना फासो का एक बहुत यंग 30-32 साल का शायद है वो, जो प्रेसिडेंट बना है। बड़ा अच्छा नाम है यार उसका। बर्किना फासो एक जगह है, कहाँ, अफ्रीका में। वो उसने ऐसी चीज़ें रखी हैं लोगों की दुनिया के सामने कि उसके सामने प्रोफेसरों का भी मुंह नहीं, प्रोफेसर्स का मुंह नहीं खुलता है। जो कहते हैं कि जो कुछ भी है वहाँ अफ्रीका में वो हमने सिखाया है। तो उसने बताया कि नहीं, आप गलतफहमी का शिकार हैं। हमारे पास इससे भी बढ़िया चीज़ें थी उस समय जब आप आए, और उन सबको आपने बर्बाद कर दिया। नाम ध्यान आएगा तो बताएंगे उसका। अच्छा, फोर्थ क्या है? कॉलोनियल लिटरेचर साइलेंसेस और डिस्टॉर्ट इंडिजीनियस वॉइसेस। और जो कॉलोनियल लिटरेचर है वो या तो शांत कर देता है और डिस्टॉर्ट या बिगाड़ देता है, बिगाड़ के प्रस्तुत करता है इंडिजीनियस वॉइसेस, उन आवाज़ों को जो दबी कुचली हैं, जिन पर राज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि शेक्सपियर का टेम्पेस्ट ले लीजिए 1611 में। शोज वो दिखाता है प्रोस्पिरो को रूलिंग ओवर कैलिबान, रूलिंग करते हुए कैलिबान के ऊपर। अ सिंबल ऑफ द कॉलोनाइज्ड हुज लैंग्वेज एंड कल्चर आर सप्रेस्ड, जिसकी भाषा और जिसके कल्चर को उसने दबा के रखा हुआ है। किसने? प्रोस्पिरो ने। जबकि खुद का जो है राजपाट खो के आ गया, निकाल दिया गया, वहाँ नहीं कर पाया कुछ। दूसरों को जाकर एक कब्जे में लेकर के वहाँ अपनी शहनशाही दिखाता है ये। अच्छा, फाइनली कॉलोनियल टेक्स्ट फ्रिक्वेंटली बिलर फैक्ट एंड फिक्शन। फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा कॉलोनियल टेक्स्ट में कि ये फैक्ट और फिक्शन को क्या करता है, बिलर करके पेश करता है, ताकि आप समझ ही ना सकें कि सच क्या है और फिक्शन क्या है। और सच होगा भी तो उसमें एक्सेजरेट करके जो है इमेजिनेशंस को मिला दिया जाएगा, अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए, और जो कॉलोनाइज्ड हैं उनको इन्फीरियर दिखाने के लिए। ट्रेवल नरेटिव्स लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस जर्नल ऑफ द फर्स्ट वॉयज टू अमेरिका। कह रहे हैं कि कुछ ट्रेवल नरेटिव्स थे, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस का जर्नल ऑफ द फर्स्ट वॉयज टू अमेरिका है। मिक्स ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन को विथ एक्सेजरेशन रेन के साथ क्या करता है, मिक्स ब्लेंड कर देता है। रेनफोर्सिंग मिथ्स ऑफ डिस्कवरी, जो उस खोज की मिथ्स को दिखाता है कि जो चीज़ें उसने देखी वो भी बताई, जो नहीं देखी वो भी बताई, जो वहाँ पहुँचा वो बताया, जहाँ नहीं पहुँचा वो भी बता दिया। लंबी लंबी छोड़ दी है कि मैंने ये देखा, मैंने वो किया, मैंने। तो बड़ा उस टाइम के, अभी जो हिस्ट्री चल रही ना उसको समझना इसीलिए बड़ा मुश्किल है। आपको बहुत सारे अलग अलग नज़रियों को देखना पड़ता है इतिहास में कि कौन किस तरफ किसकी बात को सामने रख रहा है। 10 इस प्रकार से कॉलोनियल लिटरेचर सर्व्ड एज बोथ रिकॉर्ड एंड प्रोपेगेंडा। वो रिकॉर्ड को भी और प्रोपेगेंडा दोनों को सर्व करता है हमारे सामने। शेपिंग वेस्टर्न एटीट्यूड्स एंड लेजिटिमाइजिंग इंपीरियल डोमिनेशन, जो कि शेप देता है वेस्टर्न एटीट्यूड्स को एंड लेजिटिमाइज करता है, कानूनी जामा पहनाता है, जायज़ ठहराता है इंपीरियल डोमिनेशन को, गुलाम बनाए जाने को, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की हत्या करने को जायज़ ठहराते हैं ये। ज़मीनों पर खेती नहीं करने देते हैं, सूखा पड़वा देते हैं किस बड़े बड़े राज्यों में। आपको एक एग्जांपल बताएं, 1940s के टाइम में जब वो दुनिया वर्ल्ड वॉर में घिरी हुई थी, और हमारे बंगाल में इतना भयानक सूखा पड़ा था कि 2 मिलियन या 3 मिलियन लोग जो है वो मर गए थे। और ऐसा नहीं था कि खाना नहीं था, या बिल्कुल सूखा पड़ गया था ना। जो उस टाइम का विंस्टन चर्चिल था प्रधानमंत्री, उसने यहाँ के अनाज को अपने यहाँ के गोदामों में भर लिया था कि हमारे सैनिकों के काम आएंगे जो युद्ध लड़ने जाएंगे। ये इनकी सोच थी। और ये सोच क्यों? क्योंकि दूसरी दुनिया के लोगों को समझते ही नहीं है, बिलो द रैंक ऑफ एनिमल्स रखते हैं हम लोगों को ये, और बड़े अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करते हैं उनके हिसाब से। हमें गोयम्स कहेंगे ये। गोयम एक बड़ा सांस्कृतिक रूप से बड़ा घटिया शब्द है। कीड़े मकोड़े आप समझ सकते हैं, वो कहते हैं तो मर रहे हैं कीड़े मकोड़े, किसको फ़र्क पड़ता है। ये थी उस टाइम। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, अगर सब की जाएंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। तब जब आपके सामने कोई ऐसा टॉपिक आए, और आएगा क्योंकि आप लिटरेचर पढ़ाएंगे, तो आप ये वहाँ बता सकें कि सच क्या है, हमने दुनिया को क्या दिया है। पूरा का पूरा ताजमहल हीरों से जड़ा हुआ था। एक आज भी आपको हीरा नहीं मिलेगा, सब ले गए निकाल के वहाँ से। कोहिनूर हमारे यहाँ का ले गए। अब एक वेस्टमिंस्टर एबे के वहाँ किसी सिंहासन में लगा, और एक उसको रानी विक्टोरिया के
या जो भी रानी है इस टाइम, एलिजाबेथ शायद, उसके ताज में लगा है एक। चलिए पढ़िए कि ताकि लोगों को जवाब दे पाएँ। और खैर लोगों से अपने को नहीं मतलब है, बच्चों को अपना अच्छी नॉलेज और अच्छी पढ़ाई दे सके, इसके लिए हम टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अभी तो खैर अपने सिलेबस में फोकस रखिए, नहीं तो कहेंगे ये सर ने बोला है तो अब इतिहास पढ़ूंगा सबसे पहले। अभी नहीं पढ़ना है आपको, पहले पोस्ट ले लीजिए, फिर बताइएगा तो आपको किताबें भी बताई जाएंगी कि ये पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया असल में क्या है, किसका क्या रोल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 30 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं भाई, क्या करें। चलिए 5 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डिड कॉलोनियल लिटरेचर जस्टिफाई इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म को किस तरह से जस्टिफाई किया है किसने, कॉलोनियल लिटरेचर ने, बता दीजिए उसको थोड़ा सा। कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन एक्टेड एज अ टूल ऑफ एम्पायर। कॉलोनियल जो लिटरेचर है वो एक एम्पायर के टूल की तरह यूज़ किया गया, या एक्टेड उसने काम किया। प्रेजेंटिंग कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन को नेसेसरी ज़रूरी बताया, बेनिफिशियल लाभकारी बताया, मोरली जस्टिफाई नैतिक रूप से जस्टिफाई भी किया। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडियाज़ जो वाज द सिविलाइजिंग मिशन, जो सबसे इनके ज़माने के या इनके दौर के जो सबसे बड़े विचार थे उनमें सबसे शक्तिशाली क्या था कि हमें लोगों को क्या करना भाई, सिविलाइज करना है, इसलिए हम सिविलाइजिंग मिशन लेकर के चल रहे हैं। अपने घर बार को छोड़ के जा रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। वेयर कॉलोनाइजर्स क्लेम्ड टू ब्रिंग ऑर्डर, जहाँ ये जो कॉलोनाइजर हैं ये क्लेम करते थे टू ब्रिंग ऑर्डर, की हम व्यवस्था लेके आएंगे, रिलीजियन धर्म लेकर के आएंगे, प्रोग्रेस टू बैकवर्ड सोसाइटीज़, और जो बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं उनको प्रोग्रेस कराएंगे जा कर के। रुडयार्ड किपलिंग का जो वर्क्स है या जो उनके वर्क हैं, स्पेशली द पोएम द वाइट मैन्स बर्डन, देखिए ये आ गया, बड़ी देर से ध्यान कर रहे थे कि राइटर कौन है, पिछले लेक्चर में भी इसी में। तो रुडयार्ड किपलिंग की ये पोएम है द वाइट मैन्स बर्डन एंड द नॉवेल किम एम्पायर इज़ ग्लोरीफाइड। इन दोनों में एम्पायर को ग्लोरीफाई किया गया है एज अ ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिश। उसमें दिखाया गया है कि ये ब्रिटिश लोगों की ड्यूटी है भैया, कर्तव्य फ़र्ज़ है टू अपलिफ्ट इंडिया, कि वो भारत को अपलिफ्ट करें। गजब बात है यार, कच्चा माल आप हमारे यहाँ से ले जा रहे हो, बात समझना, कच्चा माल हमारे यहाँ से ले जा रहे हो, और जो आप अपने यहाँ नहीं उगा पा रहे हो वो हमारे किसानों से ज़बरदस्ती मार कूट के उसको जो है उगवा रहे हो, है ना। और हमारे यहाँ रह करके नई ज़बानों को सीख रहे हो। हमारे यहाँ जो संस्कृत थी, उर्दू थी, फारसी थी, उनको इन्होंने सीखा है ताकि हम इनकी संस्कृति को समझ पाएँ। भाई संस्कृति अगर नहीं थी तो आपने क्यों ज़बानें सीखी, या क्यों आपको संस्कृति सीखने की ज़रूरत पड़ी जब थी ही नहीं, जब आप खुद सिविलाइज बनाने की जिम्मेदारी या उसका क्या बोलते हैं उसको बीड़ा उठा करके आए थे, बताइए, नहीं है ना जवाब। सच टेक्स्ट, ऐसे जो टेक्स्ट हैं रेनफोर्स द नोशन ऑफ कॉलोनाइजर, ये कॉलोनाइजर के नोशन को दिखाते हैं एज प्रोटेक्टर एंड टीचर, और उनको क्या बताते हैं, प्रोटेक्टर सुरक्षा करने वाले, और टीचर पढ़ाने वाले। इन्हीं में से एक था आपका क्या नाम था उसका, मैकॉले, पूरा नाम क्या था, माइंड जो है कुछ कुछ लगता है इसे हैंग करने लगा है। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड तो खैर नाम नहीं है, उसकी पदवी है, लॉर्ड मैकाले कहते हैं उसको। वो कहता था कि पूरे अरब का आप वो ले आओ, क्या बोलते हैं, लिटरेचर, इंडिया का लिटरेचर ले आओ, और पूरा लिटरेचर जब मिल जाएगा ना तो ब्रिटेन में किसी एक लाइब्रेरी की एक अलमारी में रखी हुई एक किताब के बराबर नहीं है वो। ये डींगे मारते थे ये, क्या नाम था उसका, मैकॉले। वो क्या कहता था कि हम भारतीयों को रंग में तो भारतीय छोड़ेंगे लेकिन उनके ढंग में अंग्रेज बना देंगे हम, रंग में भारतीय लेकिन ढंग में अंग्रेज, संस्कृति को बर्बाद कर देंगे इनकी। चलिए, और ये बताते हैं कि हम अपलिफ्ट करने आए हैं इंडिया को, मक्कार लोग। डेनियल डिफोज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो का जो रॉबिन्सन क्रूसो जो वर्क है डेनियल डिफो का 1719 में जो है, पोर्ट्रेज क्रूसो, क्रूसो को एक पोर्ट्रे करता है एज मास्टर ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के मालिक के रूप में, एंड फ्राइडे एज हिज लॉयल सर्वेंट, उस फ्राइडे को उसके सर्वेंट के रूप में। दिस नरेटिव नेचुरलाइजेज द पावर हायरार्की,
पावर हायरार्की, ये जो नरेटिव है ये नेचुरलाइज कर देता है पावर हायरार्की को ऑफ कॉलोनाइजर की ओवर कॉलोनाइज्ड, की कॉलोनाइजर ऊपर रहेंगे, कॉलोनाइज्ड नीचे रहेंगे नेचुरली, इनका मानना था। प्रेजेंटिंग डोमिनेशन एज बोथ नॉर्मल एंड नेसेसरी, और ये डोमिनेशन को, अपने कब्जे को क्या कहते थे, नॉर्मल भी है और नेसेसरी भी ज़रूरी है भैया तुम्हारे लिए, नहीं तो जंगली बने रहोगे। इवन रिलीजियस नरेटिव्स वर यूज टू जस्टिफाई एम्पायर, यहाँ तक कि रिलीजियस नरेटिव्स को भी जस्टिफाई किया गया है। जेम्स रैमसेज एसे ऑन द ट्रीटमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ अफ्रीकन स्लेव्स 1784 आर्ग्यूड फॉर क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियनिटी के पक्ष में तर्क वितर्क करते हैं। एज अ वे ऑफ इम्प्रूविंग इंस्लेव्ड अफ्रीकन्स की, जो उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है ये, वाइल स्टिंग सपोर्टिंग इम्पीरियल बेनिफिट, और उसके बाद भी ये इम्पीरियल बेनिफिट को भी सपोर्ट करते हैं। अगर दोहरा मापदंड देखिए, दोगलापन है ये। भाई आपको इतनी चिंता थी ना, तो आपने बराबर में बिठा के उनको पोस्ट देते, फिर तो आप कहेंगे कि ना रे कैसे दे सकते हैं भाई, ये एलियन है, ये एग्जॉटिक लोग हैं, ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, ये सिविलाइज बना करके दे देते, नहीं देंगे तब। ट्रेवलॉग्स सच एज सर वॉल्टर रेले द डिस्कवरी ऑफ गुयाना, जिस ये ट्रेवलॉग है सर वॉल्टर रेले का, जो है डिस्कवरी ऑफ गुयाना 1596 में, डिपिक्ट कॉलोनाइज्ड लैंड्स, उन्होंने डिपिक्ट किया है कॉलोनाइज्ड लैंड्स को एज प्लेसेस ऑफ रिचेज एंड अपॉर्चुनिटी, देख रहे हैं। इनकरेजिंग कंक्वेस्ट बाय प्रेजेंटिंग एम्पायर एज एडवेंचर एंड डिस्कवरी, ये बताया पहले कि ये जो जगहें हैं ना, ये गुयाना की, बहुत पैसा संपत्ति माल है यहाँ भाई, अपॉर्चुनिटी, अवसर है अमीर बनने का। इन्होंने फिर इनकरेज किया कंक्वेस्ट को, आओ इनको जीतो और इनको गुलाम बना लो, प्रेजेंटिंग एम्पायर एज एडवेंचर, और इसके साथ साथ इन्होंने एम्पायर को कैसे बना के पेश किया कि एक एडवेंचर है, ये डिस्कवरी है, ये कि आओ डिस्कवर करो, एडवेंचर करो और इनको गुलाम बनाओ, लूट लो बस। दो थ्रो थीम्स ऑफ सिविलाइजेशन 10 थ्रो थीम्स ऑफ सिविलाइजेशन की थीम्स के द्वारा, रिलीजियन की थीम्स के द्वारा, एक्सप्लोरेशन की थीम के द्वारा, कॉलोनियल लिटरेचर की थीम के द्वारा, डिस्गाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन, जिनमें डिस्गाइज्ड छिपा हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन एज बेनेवोलेंस, अपने फ़ायदे के लिए, कह रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने धर्म का चोला ओढ़ा, सिविलाइजेशन सभ्यता का चोला ओढ़ा, और एक्सप्लोरेशन खोज करने का चोला ओढ़ा, कॉलोनियल लिटरेचर का, ये डिस्टिंग्विश्ड एक्सप्लॉयटेशन है एज वायलेंस, मतलब ये जो कॉलोनियल लिटरेचर है ना, ये बहरूपिये की तरह काम करता है, एक्सप्लॉयटेशन को दिखाता है कि ये तो बड़ा लाभ का काम है। इट इन्फोर्स द यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू, यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू को भी इन्फोर्स करता है, दैट कॉलोनाइजर्स वर डेस्टाइन्ड टू रूल, और वो यूरोसेंट्रिक क्या व्यू है कि जो कॉलोनाइजर्स हैं वो डेस्टाइन टू रूल, उन्हें भगवान ने कहा है कि तुम रूल करो जाके, डेस्टाइन उनके भाग्य में लिखा हुआ है, तय है पहले से प्राकृतिक रूप से। चलिए खैर, काफ़ी बातें हो गई, उम्मीद है आपको कुछ जो फैक्ट्स बताए गए हैं एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको पसंद आए होंगे। तैयारी में फोकस रखिए, अभी गुस्से में इतिहास न पढ़ने लगिएगा कि हम भारतीय क्या थे, हम पहले जान लेंगे, ठीक है, बहुत समय है, जानिएगा, लेकिन ज़रूर ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनको जवाब दें, लिख करके जवाब दीजिए, बुक्स के फॉर्म में जवाब दीजिए, वाइट मैंस बर्डन को जवाब दीजिए बुक्स की फॉर्म में, ठीक है भाई। तो ये इसके कॉलोनियल लिटरेचर के हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, अभी तीसरा, फिर चौथा और पांचवा ये हम अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले की तरह आपको टेलीग्राम में PDF सेंड कर दी गई है, आराम से वहाँ से उसको जो है या तो प्रिंट आउट निकला लीजिए, या फ़ोन में पढ़ पाए तो उससे पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद 1-2 बार वीडियो देखिए, फिर 1-2 बार PDF पढ़िए, सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। किसी तरह का कोई इशू है, कोई क्वेरी है, तो उसको जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप में थोड़ा सा कोशिश करिए कि वहाँ बताइए, तो वहाँ जल्दी नज़र पड़ती है, आपकी जो भी बात होगी जवाब जल्दी मिलेगा। कमेंट में यूट्यूब के वीडियो में थोड़ा सा अगर बाई चांस नज़र पड़ी, हो सकता है 2 दिन बाद उसको लगे कि कोई कमेंट आया, उसको देख लिया जाए, तो हो सकता है जवाब आपको लेट मिले तो आपको ख़राब लगेगा कि ये लो
सर जी लंबी लंबी छोड़ देते हैं कि उसमें क्लास में पढ़ाते टाइम कि नहीं इशू को सॉल्व करेंगे, और 2-3 दिन से जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप सबसे अच्छे मीडियम हैं आपके लिए आपकी बात को पहुंचाने के। ठीक है, और जो देखिए ये वीडियो जो चली रहे हैं, बाकी जो वीडियोस अपन ने बनाए हैं वो सारी प्लेलिस्ट चैनल पर बिल्कुल अप टू डेट है। आराम से एक एक प्लेलिस्ट को उठाइए, उनकी पीडीएफ ले लीजिए टेलीग्राम से, सामने रखिए पीडीएफ और वीडियोस को देखते जाइए, जहाँ लगे कि इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करते जाइए, तैयारी बेमिसाल कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।